नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वित्त अंकित एप्लीकेशन पर। तो कौन कौन प्यारे साथी क्लास में आ चुके हैं एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके बाद शुरुआत करते हैं हम आपके आज के टॉपिक। आज हमारा भारतेंदु पूर्व युग में गद्य में जो जो काम हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। कल से हम भारतेंदु युग की रचनाओं को, भारतेंदु के बाद हम आपके द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, इसको क्रम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई अब मिल रहे हैं पूरी एक दिन की छुट्टी के बाद, यानी सैटरडे तक आपकी क्लास हुई थी, संडे आपकी छुट्टी थी। तो संडे को कैसे यूटिलाइज आप लोगों ने किया, क्योंकि आप लोग जो है टॉपर्स बैच के साथ जुड़े हैं। तो टॉपर्स बैच का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भैया बैच का नाम टॉपर्स रख दिया। हम चाहते हैं कि आप सभी प्यारे साथी टॉपर्स बने। इसके लिए आप लोगों को पढ़ाई में ये नहीं कि छुट्टी ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं। ठीक है, छुट्टी वाले दिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही किताबें बंद करके रख देनी है। छुट्टी का मतलब है कि पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन कर ले। और दिन अगर आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं तो संडे का मतलब है कि 7-8 घंटे ना सही 2-3 घंटे तो आपको उस दिन भी पढ़ना है। और जब आप इस निरंतरता के साथ, इस डेडिकेशन के साथ क्लासेस करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आप सपना देख रहे हैं टॉपर्स बैच के माध्यम से टॉपर्स बनने का, आप हम चाहते हैं इस बार आप यूपी में से, आप में से रैंक लेकर के आए। ठीक है, इस बार हमारे पास रैंक 7th 8th रही। हम चाहते हैं इस बार रैंक 1 जो है आप में से एक हो, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, यूपी टॉपर बने। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और इसके लिए संडे का दिन मौज मस्ती जो करनी है वह संडे में पढ़ाई के साथ करनी है। ये नहीं कि सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, और गर्मी का क्या हाल समाचार है आप लोगों के इधर? कितनी गर्मी हो रही है? अनुराग, तो इस गर्मी में जिस तरीके से गर्मी का भयानक प्रकोप बढ़ रहा है तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकते हैं लिक्विड चीज़ें लेंगे इस समय में। ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए। पेरेंट्स का, घर परिवार में माताजी का, पिताजी का, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, इन सबको गर्मी से बचा के रखिए। क्योंकि अगर जो है गर्मी में इस वक्त बीमार पड़ गए तो थोड़ा आपकी बहुत बुरी स्थिति इस वक्त हो रही है गर्मी से, है ना। तो थोड़ा सा इस वक्त अपने आप को भी बचा के रखना है। स्कूल की आपकी छुट्टियां पड़ चुकी होंगी, है ना। कितना तारीख हो गई? 27 मई हो गई है, तो छुट्टियां तो आप लोगों की हो ही गई होंगी। तो अधिकतर दिन का वक्त घर में ही बिताएं, बाहर धूप में ना निकलें। और साथ ही लिक्विड चीज़ें, आपकी तरल पदार्थ वाली चीज़ें जितनी ज़्यादा ले सकते हैं उतनी ज़्यादा लेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। और अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई फिर सेकेंड नंबर पर आती है। ठीक है, चलिए, बहुत गर्मी है तो चलिए भैया कुछ पेड़ वेड़ लगाइए अपने आसपास। लगा रहे हैं पेड़ कि नहीं लगा रहे? पता है ना गर्मी क्यों बढ़ रही है? हम लोगों के कारण ही, हम लोग ही हैं इस गर्मी की वजह। हम लोगों ने जिस तरीके से जो है जंगल काट करके जंगल पे जंगल समाप्त किए हैं, अपना जीवन जितने सुख साधनों से हमने जो है लपेटा है उतनी उसकी सजा मिल रही है हम लोगों को। अभी तो चलो फिर भी जो है हम लोग कम से कम एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन एक समय अगर इसी तरीके से गर्मी बढ़ती रही, इसी तरीके से हम पर्यावरण को नष्ट करते रहे, पेड़ों को काटते रहे, है ना, तो क्या होगा फिर जो है हम मनुष्य का जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम 55 डिग्री से ऊपर तो गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और 46-47 पहुंच ही चुका है, तो 55 डिग्री बहुत दूर नहीं है। इसीलिए अपने आसपास आप भी पर्यावरण जागरूक बनिए, पर्यावरण को जितना बचा के रख सकते हैं उतना बचा के रखिए और लोगों को भी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए प्रेरित करिए। क्योंकि अंततः हमें जो चीजें मिली होती हैं इस दुनिया से ही मिली है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने साथ सब कुछ लेकर के आए थे। हमने जो भी साधन अपनी जिंदगी के लिए जुटाए हैं वह हमें आसपास इस पर्यावरण ने ही दिए हैं। और अगर हम अपने सिर्फ स्वार्थी होकर के इनका उपभोग करेंगे, इनको नष्ट कर देंगे, तो हमें खत्म होते भी बहुत वक्त नहीं लगेगा। इसलिए जागरूकता के साथ इन संसाधनों का प्रयोग करना और आसपास के लोगों में भी इन संसाधनों के प्रति जागरूकता लेकर के आना, और अपने स्तर पर हम जो भी काम कर सकते हैं अपने पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए वो काम हम सभी ने करने चाहिए। ठीक है, ये डेमो हमें इस गर्मी के रूप में मिल गया है। अगर हम समझदार होंगे तो अब भी अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जा सकता है इसके लिए ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। भले ही ऐसा हो सकता है कि भाई मैं जो कोशिश करूं वो मेरे स्तर पर बहुत छोटी हो, हमें लगे कि इतनी बड़ी समस्या के लिए ये काम क्या होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ के थोड़ा थोड़ा सा काम करेगा, तो फिर हम निश्चित तौर पर पर्यावरण को जितनी हानि अभी पहुंचा रहे हैं उतनी हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे अगर हम में से हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी
को पूरा करेगा। तो हम दूसरे पे दोष ना डाल करके अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपने स्तर पर जो किया जा सकता है उसको करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको आकर के पाठ्यक्रम पढ़ा दिया, किताब पढ़ा दी और हमारा काम खत्म। ठीक है, शिक्षक जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षक सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि उसने आपको किताब पढ़ाई है, शिक्षक इसलिए भी ज़रूरी है वह आपको समझाए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और ये 12वीं तक की जो चीज़ें होती है यही आपको पूरे जीवन भर, अगर आपकी मानसिकता अभी इस तरीके की बन गई, आपके मन में ये बीज बो दिए जाएं कि आपको अपने जीवन में सब कुछ करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके पर्यावरण को संरक्षित करते हुए जीवन में आगे बढ़ना। जीवन में ये नहीं कि आपने बहुत बड़ी बंगला बना दिया, बहुत बड़ी गाड़ियाँ ले ली है ना, बहुत सुख सुविधाओं वाला आपका जीवन है, आपको जो है आपने अपने घर में एसी लगवा लिया, आप गाड़ी में घूम रहे हैं तो एसी वाली गाड़ी में घूम रहे हैं। इस तरीके की सुख सुविधा को पैमाने को हम ये नहीं कहेंगे कि जीवन में सफल हो गया है। सफल किसको कहेंगे? जिसने पर्यावरण को बचाते हुए अपने जीवन में जो है आगे बढ़ा है। तो इसलिए आप लोगों के मन में अगर ये इस तरीके के भाव अभी रहते हैं तो आप आगे जीवन में जो भी काम करेंगे वह इसी मानसिकता के साथ करेंगे। लेकिन अभी अगर आपको कि किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, तो आगे के जीवन इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम भारतेंदु पूर्व गद्य की जो रचनाएं हुई इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, इसको समाप्त करने का मतलब है कि इसको पढ़ के समाप्त करेंगे। ठीक है, साहित्य को तो कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसको पढ़ करके आज हम खत्म करेंगे और कल से फिर भारतेंदु युग पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम अगर गद्य विकास की बात करें तो पूरे हिंदी गद्य को समझने के लिए हमें 4 कालों में जाना पड़ता है। अब टाइम मशीन तो है नहीं कि 4 कालों में पहुंच जाए, फटाफट आदि काल में पहुंच गए हैं ना, फटाफट जो है भक्ति काल में, रीति काल में। होपफुली आगे हो सकता है ऐसी तकनीक आ जाए कि हम टाइम मशीन में बैठ करके आदि काल में मिल करके आ रहे हैं, है ना। आपके आदि काल में जाकर के जो है मिल करके आए, क्या पता विट्ठल नाथ से मिलने का मौका मिले हमें, है ना। तो लेकिन अभी तक वो तकनीक नहीं है, तो हम इनके बारे में जो जानते हैं, समझते हैं, वो पढ़ करके ही जान समझ पाते हैं। ठीक, तो हमने इस काल को बांटा है प्यारे साथी। इस काल को हम समझते हैं आदि काल। हिंदी गद्य के विकास की बात हम करते हैं तो इसको हम बांट देते हैं आदि काल में, भक्ति काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, रीति काल में और आधुनिक काल में। ठीक है, किस किस में बांट देते हैं? और आधुनिक काल में बांट देते हैं। गद्य की बात कहते हैं तो गद्य यानी जब हमारे विचार कैसे हो, जब कोई रचना विचार प्रधान होगी, व्याकरण के नियमों से युक्त होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? गद्य रचना है। अगर हम शुरुआत के 3 भक्ति काल को हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। अभी मैं इसमें से पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास क्लास 11th में पढ़ा रही हूँ, और क्लास 11th में संख्या बच्चों की बहुत कम है, क्योंकि 11th में बच्चे सीरियस नहीं होते हैं ना, 12th में जाकर के सीरियस होते हैं कि पढ़ना है। लेकिन ये मैं इस बात को सोचकर बहुत खुश हूँ कि जो चीजें अभी शायद आप 12th में सीखोगे वो बच्चे अभी 11th में सीख करके अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अगर आप में से भी जिन साथियों ने 11th में होकर थोड़ा सीरियस पढ़ा होगा तो उन लोगों को अभी चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो कहा भक्ति काल जिसको हम पूर्व मध्य काल, और रीति काल जिसको हम उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। मध्य काल यानी बीच का, आदि यानी पहला, आदि का मतलब है पहला। ठीक है, आदि का मतलब क्या है? पहला काल, फिर मध्य काल बीच का। इस बीच के को हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्य और उत्तर मध्य, और अंत में आता है आधुनिक काल। अब इसमें भी हम प्यारे दोस्त समझते हैं कि जो गद्य है ना, इन 3 कालों में गद्य का उद्भव तो हुआ, लेकिन बहुत अधिक गद्य का विकास नहीं हुआ है। यहाँ केवल गद्य का उद्भव हुआ है, विकास असली होना बाकी है भारतेंदु में। अब हम इस गद्य के विकास को जब इन 3 को एक में ले रहे हैं, यानी इन तीनों ही को हम किस में पढ़ते हैं? भारतेंदु पूर्व कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं? भारतेंदु पूर्व रचना। तो हमने इसकी हेडिंग ही चैप्टर की ये डाली है, भारतेंदु पूर्व गद्य की रचनाएं, कि भारतेंदु से पहले हमें गद्य की जो उद्भव की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी रचनाएं मिलती हैं, इसी को हम समझ रहे हैं। ठीक है, 12th में कितने बच्चे हैं मैम? 12th में तो बहुत बच्चे होंगे भाई, क्लास में बच्चे पूछ रहे हैं आप,
है ना, आपके अंदर ये हो रहा होगा कि हमारे साथ हमारा कंपटीशन कितना होने वाला है। इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, ठीक है। पिछली बार जो है आपके टॉपर्स बैच में जितने बच्चे थे उससे कम 5 गुना ज्यादा बच्चे हैं इस बार। तो सोच लीजिए कि पिछली बार जब हमने टॉपर्स निकाले थे आपके 1500 बच्चे सम्मान समारोह में आए थे, तो इस बार मुझे लग रही है कि 10-20 हजार संख्या तो ये आराम से चली जाएगी। तो आप सभी का कंपटीशन आपस में भी तगड़ा होने वाला है, और इन टॉपर्स बैच के अलावा भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बिना किसी ट्यूशंस के, है ना, हो सकता है उनको पता ही नहीं हो कि भाई यहाँ कोई टॉपर्स बैच चल रहा है, वो भी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो अपने इस तगड़े कंपटीशन के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी अगर आप एक असली कंपटीशन में 12th में कर लेते हैं, 12th और 11th में, मैंने अपने पूरे जीवन में सबसे ज्यादा जो स्कूल टाइम पे पढ़ाई करी है वो 12वीं कक्षा में करी है, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अभी मैं हमेशा जो है बड़े अच्छे तरीके से उस समय को याद करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ वाह क्या दिन थे वो, जब आपके सुबह ट्यूशन, उस समय ऑनलाइन ट्यूशन तो होते नहीं थे, है ना, सुबह सुबह 5 बजे उठ गए, सीधे ट्यूशन के लिए निकल गए, 9 बजे तक अपने 3 ट्यूशन निपटा करके, 3 या 2, हाँ 2 ट्यूशन निपटा के, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ट्यूशन निपटा के स्कूल जाते थे। स्कूल से 4 बजे आते थे, 4 बजे आकर के फिर अपना होमवर्क वगैरह करके, है ना, फिर स्कूल का होमवर्क करके रात को खाना वाना बनाया, थोड़ा घर के कामों में हेल्प करी, और उसके बाद रात को 10-11 बजे जो सोते थे, रोज सोचते थे कि 10-11 बजे रात को बैठ करके 2 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन इतना कम समय होता था और वो साल ऐसे भागा है कि मजा आ जाता था। उस वक्त रात को इतनी गहरी नींद आती थी पूरे दिन के थकने के बाद, तो उस समय को सोच करके बड़ा जो है अच्छा सा लगता है कि उस समय में कितनी मेहनत करी थी, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को भी मेहनत करनी है कि कल के दिन आप किसी को बताओ कि 12वीं क्लास में आपने कितनी मेहनत करी है ना। जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पढ़ाई उसी समय करी है। मेरा तो स्कूल काफी दूर होता था, चढ़ाई, हम पहाड़ से मैंने जो है उत्तराखंड से 12th करी है, तो स्कूल चढ़ाई में होता था, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज स्कूल पहुंचना होता था, है ना। मैं रोज रो रो के स्कूल जाती थी कि इतना चलना पड़ता है इतने भारी बैग के साथ, क्योंकि 12वीं में स्कूल में भी तगड़ी पढ़ाई होती थी, सारी किताबें लेके जानी होती थी, कॉपियां लेके जानी होती थी, तो रो रो के स्कूल पहुंचते थे। फिर स्कूल से नीचे आने में मजा आता था, क्योंकि चढ़ाई से उतरने में आपको मजा आता है, तो वो बड़ा रोमांचक समय था। तो ऐसे ही आपको भी अपना जो यादें बनानी है, आप लोगों के पास तो खैर ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको कहीं जाना आना नहीं है, आपको अपने ही घर में बैठ करके पढ़ाई करनी है, तो बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि आगे के लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग 12th में ही हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने कहा कि हिंदी गद्य के विकास में हम आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम से, भाई हिंदी मीडियम से ही पढ़ी हूँ मैं, ठीक है, सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ और हिंदी माध्यम के स्कूल से ही पढ़ी हूँ। मेरे स्कूल का नाम था GGIC पिथौरागढ़, ठीक है, गंगोत्री गरब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिथौरागढ़, ये मेरे स्कूल का नाम था जहां से मैंने 12वीं कक्षा करी है। परसेंटेज अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो परसेंटेज मेरी बहुत नहीं थी, ठीक है, 70-75% थी, लेकिन उस समय परसेंटेज इतनी अच्छी आती भी नहीं थी, है ना। टॉपर्स की अगर मैं अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो 81% थी और मेरी 75 थी। उसमें भी मैंने हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा जो है लापरवाही करी थी, पूरे साल पढ़ा ही नहीं, जो अक्सर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स करते भी हैं, तो उसमें थोड़े मेरे नंबर कम रह गए। फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, इन तीनों ही सब्जेक्ट में मेरे पास 80+ स्कोर था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में कम आने की वजह से परसेंटेज नीचे रह गई थी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करो तो अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, और अगर इधर हम नंबर में चूक जाते हैं तो परसेंटेज गिर जाती है। इस बार भी बहुत सारे साथियों का मैंने इंटरव्यू लिया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनके बाकी सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में कम होने की वजह से उनका परसेंटेज नीचे आ गया, है ना। तो इस वजह, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। हिंदी को भी शुरुआत से ऐसे पढ़ना है कि आप इसमें अच्छे नंबर लेकर के आए, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम हिंदी गद्य के विकास की बात कर रहे हैं। तो हिंदी गद्य के विकास में हमारे पास हमने कहा आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है, ठीक है। इसमें हमने कहा कि जो हमारा आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, यह गद्य की दृष्टि से उतना समृद्ध नहीं था। गद्य का बहुत कम विकास इधर हुआ था। गद्य में भी हम खड़ी बोली गद्य का नहीं, राजस्थानी, मैथिली, ब्रजभाषा और दक्षिणी गद्य की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं अब हम। ये हमने पिछली क्लास में देखे थे कि ब्रजभाषा गद्य में हमारे पास जो गोसाई विट्ठल नाथ है, इनकी रचना श्रृंगार रस मंडन मिलती है। विट्ठल नाथ के पुत्र गोकुल नाथ हैं, इनकी 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये रचनाएं मिलती हैं। इसके अलावा हमने समझा था कि नाभादास की अष्टयाम, वैकुंठ मणि शुक्ल की अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य,
अकबर के समय के कवि गंग हुए, जिन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसको हम खड़ी बोली की पहली रचना का श्रेय भी देते हैं, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। इसके साथ ही एक और नाम मैंने आपको बताया था, वो था गोरा बादल की कथा। ठीक है, दूसरी रचना कुछ लोग मानते हैं कि यह पहली रचना नहीं है, गोरा बादल की कथा है, जो कि जटमल की है। गोरा बादल की कथा, कुछ लोग इसे भी हिंदी गद्य की पहली रचना मानते हैं, जो कि जटमल की रचना है। ठीक है, इसमें इसको मानने वालों में डॉक्टर नागेंद्र इनका मत प्रमुख है। इन्होंने, डॉक्टर नागेंद्र जो हैं, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक में कहा है कि गोरा बादल की कथा हिंदी की पहली रचना है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई। आगे समझते हैं। कहा 1803 ई में, मैंने आपको बताया था, हाँ, पिछली सैटरडे की क्लास में मैंने कुछ आपको समझाई थी चीजें, कही थी कि आपके जब हम इन प्रमुख रचनाओं को भारतेंदु से पहले के युग में हैं, तो इन रचनाओं के अलावा हम 4 लेखकों के नाम मैंने आपको बताए थे। 4 लेखकों के नाम किस किस को याद है, एक बार बताइए। मैंने आपसे कहा था कि 18 ईस्वी में करीब एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष गिलक्राइस्ट इन अपने कॉलेज में पढ़ाने वाले 4 प्रोफेसर्स को बुलाते हैं। ठीक है, इन चारों के नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ये चारों नाम आपको बताने हैं। कहा कि गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों गद्य पुस्तकें तैयार करवाई। ठीक है, किससे करवाई, तो अपने ही कॉलेज में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स थे उनसे। ठीक है, इनके नाम बताइए। चलिए आगे बताइए, इनके नाम क्या होंगे। अब विषय पर आ जाइए। ठीक है, अब बातें नहीं, अब जब पढ़ाई होती है तो सीरियसली आपको पढ़ाई करनी है, जब बातें होंगी तो तब बातें करेंगे। ठीक है, अभी इसके नाम बताइए। इंशाअल्लाह खां, इसके अलावा याद है तो बताइए। सदल मिश्र और इंशाअल्लाह खां, इसके अलावा मुंशी सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां और लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये 4 हमने महत्वपूर्ण नाम देखे थे कि आपके इन्होंने 4 लेखकों को बुलाया, अपने 4 प्रोफेसर्स को बुलाया और हिंदी और उर्दू दोनों की गद्य पुस्तकें आपकी प्रकाशित कराई। तो इनको हम आधुनिक खड़ी बोली, अब हम आधुनिक की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो कहा इनको हम आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक 4 लेखकों के रूप में जानते हैं। ये 4 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मुंशी सदासुख लाल नियाज का है। यह दिल्ली के रहने वाले थे, यह उर्दू फारसी के भी लेखक थे। इन्होंने सुख सागर लिखा और यह जो थी एक ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक लिखी, जिसकी भाषा सहज एवं प्रवाहमयी थी। ठीक है, इसकी भाषा कैसी थी, सहज और प्रवाहमय थी। इसकी भाषा की तुलना हम आपके योग वशिष्ठ से करते हैं। बताइए योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। इस मुंशी सदासुख लाल की, इनके नाम में सुख है तो हम कहते हैं सुख सागर इन्होंने लिखा। ठीक है, सुख सागर लिखा। इसकी भाषा बिल्कुल उसकी तरह थी जैसे हम योग वशिष्ठ देखते हैं। योग वशिष्ठ के रचनाकारों के नाम बताएंगे। इसके बाद अगला नाम आता है हमारे पास इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी लिखी। इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार थी। 2 पंक्तियों से हम इसको समझते हैं कि यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को लिए जी तरसने लगा। ठीक है, आगे हम समझते हैं लल्लू लाल जी की। लल्लू लाल जी के हमने रचनाएं देखी। ठीक है, लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और माधव विलास लिखा। अरबी फारसी के शब्दों का इन्होंने अपने गद्य में बहिष्कार किया, यानी इसको अपने गद्य में शामिल नहीं किया। हाँ, राम प्रसाद निरंजनी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम कहते हैं कि जो आपके सदासुख लाल हैं, इनकी भाषा की तुलना हम किससे करते हैं, राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी हुई भाषा योग वशिष्ठ से। उसमें भी हमें भाषा का बहुत व्यवस्थित परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। ऐसा ही परिष्कृत परिनिष्ठित रूप हमें आपके सुख सागर में भी देखने को मिला। सदल मिश्र चौथा नाम आया। इन्होंने भी लल्लू लाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली गद्य की पुस्तकें तैयार की। पुस्तक का नाम है नासिकेतोपाख्यान। क्या नाम है, नासिकेतोपाख्यान। इसकी भाषा में पूर्वीपन है। यह आरा बिहार के रहने वाले थे। इनकी भाषा बहुत कुछ व्यवहारों उपयोगी है।
खड़ी बोली गद्य के इन चारों प्रारंभिक लेखकों में मुंशी सदासुख लाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी है। राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग विशिष्ट की ही परंपरा में उनका स्थान है। यहां तक हमने पिछली क्लास में समझा था। तो अब हमें यह ध्यान रखना था कि काल क्रम के अनुसार जो खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 आचार्य एवं उनकी शैली को समझें तो इसमें सबसे पहला नाम मुंशी सदासुख लाल का आता है। इनसे इनकी कई बार भाषाओं की विशेषता पूछ ली जाती है कि जो आपके मुंशी सदासुख लाल है इनकी भाषा कैसी है। ठीक है, आपकी इनकी जो भाषा है वो सहज एवं प्रवाहमयी। सहज मतलब कि जिसको पढ़ करके आप आसानी से समझ पाते हैं, है ना। एक भाषा ऐसी इतनी जटिल है कि आप 4 बार उस लाइन को पढ़ चुके हैं लेकिन आपको उसका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसी भाषा को क्या कहेंगे? जटिल है, कठिन है। और जो भाषा बिल्कुल सहज रूप के आप समझ पा रहे हैं, आपने एक लाइन पढ़ी तुरंत अर्थ समझ में आया, दूसरी लाइन पढ़ी आपको तुरंत अर्थ समझ में आ गया, ऐसी भाषा क्या है? ऐसी भाषा को हम सहज कहते हैं। ठीक है, प्रवाहमयी, प्रवाहमयी यानी एक फ्लो बना हुआ है, एक रिदम बनी हुई है उस भाषा को पढ़ते हुए। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप किसी एक मुश्किल शब्द की वजह से अटक गए। तो ऐसी सहज एवं प्रवाहमयी भाषा है मुंशी सदासुख लाल की, जिनकी रचना हम सुख सागर देखते हैं। सदासुख लाल की रचना सुख सागर देखते हैं। अगली है इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां की अगर शैली की बात करें कि किस शैली में ये लिखते हैं तो कहा इनकी भाषा अलंकृत, चटकीली एवं मुहावरेदार, ना एकदम आपकी मजाकिया वाली भाषा जिसको हम कहते हैं ना, मजेदार, जिसमें आपको पढ़ करके क्या आती है? थोड़ी सी हंसी सी आती है, चटकीली सी भाषा लगती है, मुहावरेदार सी भाषा लगती है। तो ऐसी भाषा किसकी थी? इंशा अल्लाह खां की भाषा चटकीली, मुहावरेदार, मजेदार भाषा इनकी थी। तीसरा लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी की अच्छा, इनमें इंशा अल्लाह खां की हमें जो रचना याद रखनी है वो है प्यारे दोस्त रानी केतकी की कहानी। कौन सी है? रानी केतकी की, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, इसके अलावा लल्लू लाल जी का नाम देखें तो लल्लू लाल जी ब्रज भाषा के साथ उर्दू का प्रयोग इन्होंने किया हुआ है, इस तरीके की इनकी भाषा है। फिर है हमारे पास सदल मिश्र। सदल मिश्र की भाषा पूर्वी बहुल, पूर्वी क्षेत्र, हम पूर्वी क्षेत्र आपके बिहार राज्य से सटा हुआ है, चिपका हुआ है। तो ऐसे में इनकी भाषा में हमें उस पूर्वीपन की झलक देखने को मिलती है। तो ये अपनी अपनी विशेषताएं इन भाषाओं की। अच्छा, लल्लू लाल जी की रचनाएं रह गई। लल्लू लाल जी प्रेम के सागर में गोता लगाते हैं क्योंकि ये लल्लू हैं। ठीक है, और दूसरा हम इनका कहते हैं माधव विलास। दूसरी रचना कौन सी है प्यारे दोस्त? माधव विलास इनकी दूसरी रचना है, माधव विलास। ठीक है, और सदल मिश्र की रचना का नाम नासिकेतोपाख्यान। हम कहते हैं इनकी नाक टेढ़ी है, नाक टेढ़ी है तो इन्होंने नासिकेतोपाख्यान। यहीं से आपके सवाल आते हैं, कहानी की तरह आप याद रखते हैं तो आपको ये चीजें समझने में आसान रहती हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक जरूरी बात भी आपको कि आप हिंदी में कैसे 95 प्लस स्कोर करना है ना। आप में से हिंदी का 100 का टारगेट हम बना के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा हम कहें कि 90 प्लस स्कोर करने के लिए कौन कौन सी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, वो शुरू से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए वह 95 का आंकड़ा छू पाना, 95 से प्लस का आंकड़ा छू पाना आसान होगा। ठीक है, इसके लिए कुछ की पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो आप सभी, ठीक है, किस कौन कौन चाहता है कि 95 प्लस स्कोर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे टॉपर्स का तरीका होता है कि वो हिंदी में 95 प्लस तक स्कोर कर पाते हैं, इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूं। इसके लिए आप लोग मुझे आज ग्रुप में बताएंगे कि मैम जो है हम चाहते हैं ये जानना, तो फिर मैं इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बना करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो टॉपर्स की हिंदी की कॉपी एग्जाम में, बोर्ड की कॉपियां कैसे लिखते हैं, वो क्या तरीका वो फॉलो करते हैं, ताकि शुरुआत से आप इस पैटर्न को फॉलो करें, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे, ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही था, आज हम इसके आगे कुछ और पढ़ने वाले हैं। 2 और नए नामों को आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आज कुछ और नए नामों को हम जानते हैं। कहा भारतीय जागरण सामान्यतः 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को जागरण काल कहा जाता है। इस अवधि में
भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शिक्षा का पाश्चात्यकरण, 19वीं शताब्दी का जब समय बोला जा रहा है तो 19वीं शताब्दी के समय से मतलब होता है 1801 से लेकर 1899 तक का समय 19वीं शताब्दी कहा जाता है। शताब्दी यानी 100 वर्षों की, तो 1800 से लेकर के 1899 तक का समय क्या कहा जाता है? शताब्दी। तो कहा शताब्दी, जो 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को ही हम जागरण काल कहते हैं। इस अवधि में भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें एक तो शिक्षा का पाश्चात्यकरण हुआ। हम कहते हैं 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षण पद्धति आई, जिसको भारत में लागू किया गया। अंग्रेजों का शासन उस वक्त था, तो इसके कारण शिक्षा का पाश्चात्यकरण, पाश्चात्यकरण मतलब कि हमने अपनी शिक्षण परंपरा को छोड़ करके उनके जो शिक्षण के नियम थे उनको अपनी शिक्षण प्रक्रिया में लाना शुरू किया। तो इस कारण इस समय में शिक्षा का पाश्चात्यकरण हुआ। सामंतवादी व्यवस्था के अंत के साथ साथ अंग्रेजी शासन प्रणाली पर आधारित व्यवस्था ने अराजकता की स्थिति को दूर करने की दिशा में कदम उठाए। सामंतवादी समझते हैं, सामंतवादी यानी कि एक विशेष राजा का शासन है ना, सामंत का शासन, एक वर्ग का शासन लोगों पर होना, उसको सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। और जब अंग्रेज भारत में आए तो शुरुआत में उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए ताकि लोगों के बीच भरोसा जमा सके। तो कहा जो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था आई तो इन्होंने अराजकता की स्थिति को, जहां लोग परेशान थे कि सामंती व्यवस्था से, इसको दूर करने के लिए कुछ कदम भी उठाए। कुछ इसमें महत्वपूर्ण और काम हुए कि प्रेसों की स्थापना, हमने कहा मुद्रण तकनीक आ चुकी है, तो मुद्रण की तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण है भैया प्रेस की स्थापना। कहा कि इसके परिणाम स्वरूप पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन संभव हुआ, है ना। जहां पहले अपनी बात किसी तक पहुंचानी है तो आप बोल के पहुंचा सकते हैं, है ना, लिखने की उतनी लिखेंगे तो या हाथ से लिखेंगे, अब हाथ से पत्र लिखकर मैं कितनों को बांट पाऊंगी। आपके स्वतंत्रता आंदोलन के समय में आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे जहां पर जो पत्र लिखे जा रहे हैं अगर लोगों तक पहुंचाने हैं तो उसके लिए हाथ से कई कई पत्र लिखवाए गए, जैसे क्योंकि वो टेक्निक नहीं है कि उसको प्रिंट करा जाए, तो हाथ से ही लोगों को पत्र लिख करके बंटवाए जा रहे हैं, तो कितना मेहनत का काम है। तो कहा ऐसे में इस समय में अगर प्रेस की स्थापना हो गई है तो इसके परिणाम स्वरूप पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स का प्रकाशन बढ़ गया है। जनमानस में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण नवीन चेतना का उदय हुआ है। अनेक सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का लोगों के मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव पड़ा और वे सहज ही आधुनिक विचारधाराओं को हृदयंगम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए। भारत जो कि आपके हम कहते हैं आदिकाल 700 से लेकर 1400 ईस्वी का समय, भक्ति काल हम कहते हैं 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक का समय, हम कहते हैं रीति काल जिसको हम कहते हैं आपके 1700 से लेकर 1850 ईस्वी का समय, और हम आधुनिक काल को 1850 तक के बाद का कहते हैं। तो इस 19वीं शताब्दी में जो गद्य प्रधान रचनाएं हुई उसके पीछे क्या क्या कारण थे, इसमें इसको समझाया गया है कि आपके सबसे पहले तो भारत की सामाजिक स्थिति को दर्शाया कि सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में भारत में परिवर्तन हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ कि हम पाश्चात्य देश की संस्कृति को फॉलो करने लगे पढ़ाने की प्रक्रिया में। इसके साथ ही प्रेसों की स्थापना हुई, पत्र पत्रिकाएं जोर शोर से आपकी छपने लगी। अंग्रेजी शिक्षा प्रचार प्रसार के कारण कुछ नवीन चेतना, नवीन तरह की चेतना, यानी जैसे भारत में ज़्यादातर ऐसा उस समय तक मान्यता थी कि औरतें जो है वो घर का काम कर रही हैं और जो पुरुष है वो बाहर कमाने जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारी शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव हो तो महिलाओं के अंदर यह चेतना आना कि वह भी घर से बाहर निकलकर कमाने का कार्य कर सकती हैं, इस तरीके का ज्ञान महिलाओं को हो जाना, यही क्या है, नवीन चेतना। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में कुछ नई चेतना लोगों में उदय हुई, लेकिन लोगों के मन में इस तरीके के भाव आए कि ऐसा भी तो हो सकता है। तो कहा इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के कारण नवीन चेतना का लोगों के मन में उदय हुआ। सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का लोगों के मस्तिष्क पर व्यापक, उस समय बहुत सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी हुए, है ना। जैसे सती प्रथा की हम बात करते हैं कि सती प्रथा उस समय तक चलती थी, लेकिन फिर उसके खिलाफ जो है बहुत सारे धार्मिक आंदोलन किए गए, है ना। राजा राम मोहन रॉय जिसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इसके कारण क्या हुआ, लोगों के मस्तिष्कों पर व्यापक प्रभाव पड़ा और वह सहज ही आधुनिक विचारों को हृदयंगम करने के लिए, अपने हृदय में उतारने के लिए तैयार नजर आए। तो इसलिए हम आधुनिक साहित्य की तरफ, आधुनिक गद्य की तरफ बढ़ते हैं।
जन जागरण में तत्कालीन संस्थाओं में जो इस महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे ब्रह्म समाज सन 1828, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी मिशन की भूमिका विश्वदेव सराहनीय रही। स्वामी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी हिंदी में करी। तो किस किस की भूमिका इन हिंदी गद्य साहित्य की तरफ बढ़ने में रही, उनको हम समझ रहे हैं। तो हमने गद्य रचनाओं की तो बात करी ही थी कि कौन कौन सी गद्य रचनाएं तब तक हो रही थी, लेकिन आज हम मुख्यतः पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कैसे गद्य को बढ़ावा मिला इसको समझ रहे हैं। तो हमने कहा हमारी शिक्षण पद्धति में बदलाव हुआ, प्रेस की स्थापना से मुद्रण तकनीक जब आई तो आपकी बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। तो और साथ ही धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में जब ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि की स्थापना हुई, और स्वामी दयानंद ने ही आर्य समाज की स्थापना करी है। इन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा, हिंदी गद्य में लिखा, तो इससे हिंदी गद्य को बढ़ावा मिला। कहा जन जागरण का आरंभ बंग प्रदेश से हुआ था। ब्रज भाषा क्षेत्र से यह प्रदेश दूरस्थ होने के कारण नवीन चेतना को व्यक्त करने का दायित्व खड़ी बोली के कंधों पर आया। जो बंग प्रदेश था, बंगाल प्रदेश था, यह ब्रज भाषा क्षेत्र से दूर का था। तो ऐसे में जब आपके नए विचारों को प्रकट करना है तो यहाँ पर किसको दायित्व मिला, जिम्मेदारी किसको मिली? खड़ी बोली को। खड़ी बोली के विकास की तरफ ही तो हम बढ़ रहे हैं। तो कहा कि अब धीरे धीरे हम किसकी तरफ बढ़ने लगे? खड़ी बोली की तरफ। तो यहाँ यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस समय तक खड़ी बोली का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बंग प्रदेश तक हो चुका था। ठीक है, बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आ रही कि हम कैसे खड़ी बोली की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने जैसे खड़ी बोली के प्रारंभिक 4 लेखक देखे, उससे पहले गद्य के लिए हमने ब्रज भाषा गद्य, राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, दक्षिणी गद्य को समझा। अब हम खड़ी बोली की तरफ बढ़ने में पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही, शिक्षा व्यवस्था की क्या भूमिका रही, जन जागरण का क्या अर्थ है। जन जागरण यानी कि लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस। जागरण होता है अवेयरनेस। समाज में आपको क्या लगता है उस समय में अंग्रेजों का शासन हम पर क्यों हुआ? क्योंकि हम सोए हुए थे। सोए हुए का मतलब ये नहीं कि नींद में सोए हुए थे। नींद में सोए होने के अलावा हम किस में सोए हुए थे भाई? हमें जागरूकता नहीं थी, है ना, कि हमें जो है शिक्षा के लिए जागरूकता नहीं है। आपस में ही एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। सत्ता प्राप्त करने की राजाओं में होड़ लगी हुई है। जो जमींदार लोग हैं वह गरीब लोगों का जो है को बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे मजदूरी करा रहे हैं, उनको जो है अपने ऋण के चुंगल में बांध रहे हैं। इस तरीके की अजीब सी व्यवस्था समाज में बनी हुई थी। लेकिन इस पुनः जागरण के समय में जब आपके ये जो दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, इन सब ने इनके खिलाफ, है ना, कि कैसे लोगों को जगाया जाए, लोगों में अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, इसके लिए पत्र पत्रिकाओं का सहारा लिया, अखबारों का सहारा लिया, शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव किए। इन सब के कारण तब जाकर के आपके गद्य और यह जो विकास होता है यह पहले आपके किस में था? हम कहते ब्रज भाषा, राजस्थान, इन सब में था। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे? खड़ी बोली की तरफ। ठीक है, किसकी? खड़ी बोली की तरफ। तो खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में इन सब की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उसको हम समझ रहे हैं। ढांचा क्या है? ढांचा होता है आपका, जैसे आपका शरीर है, यह एक क्या है? एक ढांचा है। ऐसे ही विचारों का भी क्या होता है? एक ढांचा होता है। ठीक है, जिसको हम ढांचा या सांचा कहते हैं। जैसे मोमोज बनाने हैं, मोमोज बनाने के लिए हमारे पास शेप होती है ना, कि हम इस शेप में उसको रखते हैं तो मोमोज बन जाता है ना, मोमोज की शेप का कुछ। और ऐसे ही मोमोज के अलावा और क्या कह सकते हैं? इडली। इडली के लिए भी जो इडली बनाने वाला होता है उसमें भी कुछ सांचे होते हैं जिसमें इडली को रखा जाता है। ऐसे ही विचार के रूप में जो ढांचा होता है या उसको हम सांचा भी कहते हैं, इसी की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर अगर दोबारा से, यहाँ तक मुझे लग रहा है समझने में डाउट बहुत आ रहे हैं आप लोगों के, 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को हम जागरण काल कहते हैं। जागरण काल यानी लोगों में जब जागरूकता आ रही है। इस अवधि में भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा यानी समाज के जिस ढांचे में लोग रह रहे थे,
जैसे समाज में मैंने कहा कि कैसी प्रवृत्ति थी, दो वर्गों में समाज बटा हुआ था, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग। अमीर वर्ग में जो किसान थे, राजा महाराजा लोग थे, शासन व्यवस्था में ऊपर बैठे हुए लोग थे, ये थे। गरीब लोगों में कौन थे? हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, ठीक है, छोटे छोटे उद्यम धंधे वाले लोग हैं। ये सब दो वर्गों में समाज बटा था। तो ऐसे में जो निचले वर्ग का या निम्न वर्ग का जो मजदूर वर्ग था, इन लोगों में अपने अधिकारों के लिए चेतना नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, जो लोग जागे हुए नहीं थे। तो कहा इस दृष्टि से भारतीय समाज कैसा था? बटा हुआ था। सांस्कृतिक तौर पर भी संस्कृति आपके जो उच्च वर्ग के लोग थे, ये हर त्योहार को, तीज त्योहार को, जो भी इनके पास वो होते थे, अपने साधनों का भरपूर प्रयोग करते थे। वहीं जो आपके निम्न तबके के लोग थे, ये बेचारे ढंग से अपने त्योहार भी नहीं मना पाते थे। तो सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में जो परिवर्तन हुआ, इस दौर में ही हुआ। क्योंकि इससे पहले हम कहते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग था उसको पढ़ने का अधिकार था, और जो अन्य वर्ग के लोग थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन जब शिक्षा का पाश्चात्यीकरण हुआ तो वहां इस तरीके का भेदभाव समाप्त हुआ। यानी कि अब स्कूल के दरवाजे निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, उनके लिए खुल गए। तो इससे क्या होगी? जब आप शैक्षिक रूप से संपन्न होंगे, आपको समझदारी आएगी, तो आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। ये किससे आएगा? एजुकेशन से आएगा, शिक्षा से आएगा। दूसरा, लड़कियों को भी आगे बढ़ने के अवसर अब पहले से ज्यादा थे, तो इस कारण भी सामाजिक रूप में बदलाव आया। समाज में बदलाव कैसे आएगा? उसके लोगों से। लोगों में बदलाव कैसे आएगा? लोगों में शिक्षा का रास्ता हो सकता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति जिसके विचार जो है समाज में विस्तृत हो रहे हैं, फैल रहे हैं, लोग उनसे कुछ सीख रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो रहा है। तो ऐसे में इस समय में हमें भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में कुछ बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें शिक्षा का पाश्चात्यीकरण, जहाँ हमारे पास पहले गुरुकुल परंपरा थी कि बच्चे को गुरुकुल में भेज करके पठन पाठन करवाया जाता था, उसमें भी जो राजा सामंत उच्च वर्ग के लोग थे वो तो अपने बच्चे को गुरुकुल भेज सकते थे, लेकिन जो किसान गरीब परिवार का बच्चा था वह बेचारा अपने माता पिता के साथ या अपने दो वक्त की रोटी के लिए खेतों में काम करता था। तो कहाँ पढ़ने पढ़ाने से कोई संबंध नहीं था। ऐसे में शिक्षा के पाश्चात्यीकरण होने के बाद आपके जैसे गुरुकुल परंपरा बंद हुई है ना, स्कूल की परंपरा शुरू हुई, स्कूल में पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, तो ये एक परिवर्तन हुआ। सामंतवादी व्यवस्था के अंत के साथ साथ अंग्रेजी शासन प्रणाली पर आधारित व्यवस्था ने अराजकता, सामंतवादी यानी राजा, मैंने जैसे कहा कि राजा के बच्चे गुरुकुल में जाके पढ़ रहे हैं, जो अमीर घर के बच्चे हैं वो गुरुकुल में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब बच्चा है, निम्न तबके का बच्चा है, किसान मजदूर का बच्चा है, वह बेचारा स्कूल ही नहीं जा पा रहा, पढ़ ही नहीं पा रहा है ना, वह अपने माता पिता के साथ खेतों में मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है। तो ऐसे में कैसी स्थिति है? सामंतवादी कहेंगे हम इसको। अगर आपके किसान के नीचे मजदूर काम कर रहा है और मजदूर को अपने दो वक्त की रोटी के लिए बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो पा रहा है, और जो आपके सामंतवादी, जो उसका मालिक है, खेत का जमींदार है, वह आराम से सुख सुविधा के साथ अपना जीवन गुजार रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को हम सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। तो कहा कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने समझा यहाँ की स्थिति को कि लोग कैसे बटे हुए हैं, कैसे रहते हैं, कैसे इन पर शासन किया जा सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले कुछ पॉजिटिव काम किए, जिसमें उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था के अंत करने की कोशिश करी। ठीक है, उन्होंने इस छोटे बड़े वाले भेद का अंत करने की कोशिश करी। कहा इस अराजकता मतलब कि जहां पर लोगों के बीच क्या है, डर का माहौल है। अराजकता होता है कहते हैं डर का माहौल, ठीक है, जहां आपके गरीब को हमेशा ये लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ अब क्या हो जाएगा, जहां दो राजा एक दूसरे से युद्ध करने के लिए कभी भी तैयार हो सकते हैं, आमने सामने खड़े हो सकते हैं, ऐसी स्थिति को, डर की स्थिति को हम अराजकता कहते हैं। तो अंग्रेजों ने कुछ पॉजिटिव काम किए, जिसमें से एक ये था कि शिक्षा के दरवाजे आपकी निचली जाति के लिए भी खोले, ठीक है, और इसके अलावा इस अराजकता की स्थिति को समाप्त किया, और साथ ही प्रेसों की स्थापना हुई, जो मुद्रण तकनीक जिसमें हम प्रमुख मानते हैं, जिससे कि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। इससे भी जनमानस में, लोगों के मन में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसारण के कारण नई चेतना का उदय हुआ। हमने देखा कि जो भारत में लोग आए, अंग्रेज आए, भाई कैसे कपड़े पहनते हैं, है ना, हम कहाँ धोती वगैरह पहनने वाले, साड़ियों में रहने वाले, हमने देखा कि भाई ये लोग तो कोट पैंट पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, है ना, इस तरीके के उनका जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो कहा इन अंग्रेजी शिक्षा के कारण, है ना, लोगों में भी एक नई तरीके की चेतना का उदय हुआ,
और फिर सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने भी लोगों के मस्तिष्क पर एक प्रभाव डाला और आधुनिक विचारधाराओं को हृदयंगम करने के लिए मानसिक रूप से लोग उस वक्त तैयार हो गए। ठीक है, आगे हमने यही बात समझी कि इसमें जो महत्वपूर्ण लोग थे या महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, इसमें आपके ब्रह्म समाज हुआ, रामकृष्ण मिशन हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, आर्य समाज हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी हुई, इनकी भूमिका सराहनीय रही। दयानंद ने जैसे सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की थी, तो इससे भी हिंदी गद्य को बढ़ावा मिला, हिंदी गद्य में कराइए, और ये खड़ी बोली गद्य था। तो इससे कहा कि जन जागरण का, यानी लोगों में अवेयरनेस का जो प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई बंग प्रदेश से हुई, और ब्रजभाषा क्षेत्र से यह प्रदेश दूर का था। इसीलिए क्या हुआ कि जो ये व्यक्त करने का दायित्व है वो खड़ी बोली के कंधों पर आ गया। और यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस समय तक खड़ी बोली का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बंग प्रदेश तक हो चुका था, क्योंकि हम देखते हैं कि 1800 में 4 महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी किसमें हुई थी, आपके आधुनिक खड़ी बोली में ही हुई थी। इसीलिए खड़ी बोली का उत्तर भारत में भरपूर प्रचार प्रसार हो चुका था। आगे समझते हैं, इसके अलावा अभी तक जो हमने नाम देखे, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने और आते हैं। कहा 19वीं शताब्दी के मध्य में 2 लेखक सामने आए, जिसमें एक नाम है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। मैंने कहा था ना 2 नए लेखकों के बारे में आप जानेंगे, इनके नाम आपने याद रखने। ठीक है, इसमें 2 नाम आपने याद रखने, एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह। इनकी खड़ी, अब कल से हम भारतेंदु युग पढ़ेंगे। भारतेंदु युग में कौन से महत्वपूर्ण नाम आए। चेतना का मतलब क्या होता है, चेतना का मतलब है, चेतना को आप अवेयरनेस से जोड़िए। ठीक है, जैसे मैं सोई हूं तो अभी क्या है, मेरे में चेतना विहीन हूं, और मैं जाग गई तो मेरे में क्या आ गई, चेतना आ गई। किसी एक विषय पर जहां पर आपको समझ ही नहीं थी, जैसे अभी मैं बोलूं, एक समय तक महिलाएं समझती थी कि उनका सिर्फ घर में चूल्हा चौकी करने तक वो सीमित है, उनको पता ही नहीं था कि महिलाएं भी घर से बाहर निकलकर पैसे कमा सकती हैं, काम कर सकती हैं। तो यानी इस चेतना का उदय महिलाओं में नहीं था, लेकिन एक समय में के बाद इस विचार के प्रति महिलाओं में क्या हुई, चेतना आ गई, यानी वो जागरूक हो गई। तो चेतना का मतलब जागरूकता से है, किसी एक विषय पर जब मैं नहीं सोच पा रही हूँ। जैसे अभी भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके प्रति हमारे में चेतना नहीं है, कॉन्शियस नहीं है हम उसके प्रति कि ऐसा होता है। लेकिन एक टाइम के बाद जो है हमारे बच्चे जो कहें कि भाई ऐसा भी होता था, है ना, पुराने ज़माने में। जैसे अभी हमको लगता है कि जब हमें ये सुनने को मिलता है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, महिलाएं हमेशा पर्दे में रहती थी, महिलाएं जो है चूल्हा चौकी करती थी, बहुत छोटी आयु में उनकी शादी हो जाती थी, उनका एकमात्र दायित्व माना जाता था बच्चे पैदा करना। तो अभी हमें लगता है कि यार ये कैसे लोग थे, इनको समझ में ही नहीं आता था। और उस समय महिलाओं में या उस समय लोगों में इसके प्रति चेतना ही नहीं थी, जागरूक ही नहीं थे कि महिला और पुरुष दोनों समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और दोनों जब तक नहीं चलेंगे तब तक समाज आगे प्रगति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये चेतना कब आई हम में, जब जब हम आधुनिक समय में आए हैं, तब हम में ये चेतना आई है कि महिला और पुरुष दोनों जब तक समाज में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये क्या हुई, अगर मैं इस बात को समझ पा रही हूँ, यानी इस बात की चेतना मुझ में आ चुकी है। और जो अगर हम बात करें आपके 1800 समय या 1700 ईस्वी तक की महिलाएं, है ना, उस समय में रहने वाली महिलाएं, उनके मन में यह चेतना नहीं थी। तो चेतना का मतलब आप समझ गए होंगे, चेतना क्या होती है, किसी एक खास विषय को लेकर के आपकी जागरूकता ही चेतना कहलाती है। ठीक, तो कहा 19वीं शताब्दी के मध्य में 2 और लेखक सामने आए, जिसमें एक है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, एक है राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, उन 4 लेखकों जो आपने याद किए हैं, सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां, उसके बाद आपने लल्लू लाल, और चौथा नाम सदल मिश्र। इन 4 के बाद इन 2 का नाम याद रखिए, बस भारतेंदु पूर्व युग समाप्त हो जाएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आना। तो इसमें नाम है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का और आपके राजा लक्ष्मण सिंह का। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, जिनका समय 1823 से लेकर 1895 ईस्वी का है, इन्होंने हिंदी गद्य का अरबी फारसी मिश्रित रूप प्रतिष्ठित करना चाहा। जो राजा शिवप्रसाद हिंद थे, इन्होंने भी खड़ी बोली के विकास में अपनी भूमिका निभाई। अपनी रचनाएं, अपने अखबार के माध्यम से लोगों में क्या करी, लोगों में आपके हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इनकी खड़ी बोली कैसी थी, कहा अरबी फारसी मिश्रित।
आपके हिंदी के भी ऐसे रूप आपको देखने को मिलेंगे। एक हिंदी मिलेगी जो बिल्कुल संस्कृत निष्ठ हिंदी है। संस्कृत निष्ठ हिंदी का मतलब समझते हैं? ऐसी हिंदी जिसमें संस्कृत के शब्दों का बहुत प्रयोग किया जाए उसको हम संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलते हैं। एक हिंदी का रूप आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें उर्दू के शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है, उसको हम उर्दू निष्ठ हिंदी कहेंगे। तो कहा ये जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, इन्होंने भी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपने अखबारों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। लेकिन इनकी जो हिंदी थी वह कैसी थी? अरबी फारसी मिश्रित थी। और वहीं इनके विरुद्ध एक और लेखक खड़े हुए जो कि थी राजा लक्ष्मण सिंह। ये इनका समय आप देख लेंगे 1826 से लेकर 1896। इन्होंने क्या करा? इन्होंने विशुद्ध संस्कृत गर्भित हिंदी गद्य को प्रश्रय दिया। यानी इन्होंने जो प्राथमिकता दी वो कैसी हिंदी को दी? जिसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी को, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। जैसे आज भी हम लोग कई सारे शब्दों में आपको जो है दिखेगा कि भाई हम समय बोल रहे हैं, हम इंतजार बोल रहे हैं, तो ये उर्दू के शब्द हैं, आप इनको जो है उसमें क्यों नहीं बोलते, हिंदी में क्यों नहीं बोलते, है ना। तो ये अभी भी हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में बहुत सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग, जैसे हम किताब बोलते हैं, भाई किताब हिंदी का शब्द है ही नहीं, है ना। हम किताब की जगह पुस्तक बोलें तो फिर ये हम कह सकते हैं पुस्तक शब्द कैसा है? संस्कृत निष्ठ हिंदी का है। किताब कैसा है? किताब हिंदी वर्ड है, लेकिन ये उर्दू निष्ठ हिंदी का शब्द है। तो ये जो इनकी रचनाएं थी इसमें अरबी फारसी मिश्रित शब्द और इनकी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ शब्द थे। तो कहा इन्होंने इस हिंदी गद्य को प्रश्रय दिया। इन्होंने उर्दू अंग्रेजी के दैनिक व्यवहार में प्रचलित शब्दों तक को अपनी भाषा से दूर रखा। ये बिल्कुल कट्टर विरोधी थे। इन्होंने कहा मैं अपनी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करूंगा। हम भारत में जो है संस्कृत वाले लोग हैं, संस्कृत से हमारी हिंदी का जन्म हुआ है, तो हमें संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलनी चाहिए। ऐसी मानसिकता के ये थे। और इनका मानना था कि भैया अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग, ऐसी हिंदी को बढ़ावा मिले जिसमें अरबी और फारसी शब्दों की बहुलता हो। और इनका मानना था कि संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग हो। दोनों के विचार जो भी रहे हो, लेकिन खड़ी बोली गद्य के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए हम दोनों का नाम यहाँ आदर के साथ ले रहे हैं। तो कहा इन्होंने उर्दू अंग्रेजी के दैनिक व्यवहार में प्रचलित शब्दों को तक अपनी भाषा में दूर रखा। इसके अतिरिक्त आगरा की बोली का प्रभाव भी इनकी भाषा पर कम नहीं था। इसी समय देश के क्षितिज पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, अब आ जाएंगे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनको हमें कल से पढ़ना है। कहा इसी समय पर, लगभग यही समय दिख रहा है ना आपको, इनका समय क्या है 1823 से लेकर 1895, इनका 1826 से लेकर 1896 ईस्वी तक। तो इसी समय में यानी हम धीरे धीरे कहाँ पर पढ़ चुके हैं? भारतेंदु 1850 में भारतेंदु जी का जन्म होता है। तो इस ही समय में आपके कहा कि इन दोनों का जहाँ यहाँ पर हिंदू की हम बढ़ रहे हैं आपके खड़ी बोली हिंदी की तरफ, इसी समय भारत के देश में क्षितिज पर, क्षितिज किसको कहते हैं? आकाश पर, है ना। किसका उदय हो रहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिनका समय 1850 से लेकर 1885 है, इनका उदय हुआ। भारतेंदु जी ने अपनी अनोखी प्रतिभा और व्यक्तित्व से तत्कालीन समाज को अद्भुत रूप में प्रभावित किया। ठीक है, तो आप समझ, अब कल से हम किसको पढ़ेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे। मैम इसे लिखना भी है क्या? लिखने में जस्ट की पॉइंट्स लिखिए आप, ठीक है। की पॉइंट्स का मतलब समझते हैं? जहां से प्रश्न आएंगे। जैसे मैं अभी इन स्लाइड्स की बात करूं तो इसमें अगर मैं महत्वपूर्ण चीजें आपको बताऊं तो इसमें महत्वपूर्ण चीजें, एक तो ये, जैसे ये महत्वपूर्ण है कि आरंभिक खड़ी बोली के प्रथम 4 आचार्य मुंशी सुधा सुखलाल, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल जी, सतल मिश्रा, इनकी भाषा शैली और इनकी प्रमुख रचनाएं, ये आपको लिखना है, इसके नोट्स बनाने हैं। यहाँ पर अगर हम बोलें तो यहाँ पर जरूरी क्या है? यहाँ पर सिर्फ ये जरूरी है कि क्या क्या बदलाव समाज में आए। जैसे शिक्षा का पाश्चात्यकरण हुआ, प्रेसों की स्थापना हुई, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, ठीक है, नवीन चेतना लोगों में आई, सामाजिक धार्मिक आंदोलन बढ़े और आधुनिक विचारधाराओं के लिए लोग जो है हृदयंगम करने के लिए, उनको हृदय में उतारने के लिए तैयार रहे। ये पॉइंट्स, की पॉइंट्स आपको लिखने हैं बस, पूरा कहानी नहीं उतारनी, पूरी कहानी तो आपके दिमाग में उतरी होनी चाहिए। लिखने में सिर्फ की पॉइंट्स कि इस 19वीं शताब्दी यानी 1801 से लेकर 1899 के समय को हम 19वीं शताब्दी बोलते हैं। इस समय में शिक्षा का पाश्चात्यकरण हुआ, है ना, सामंतवादी और अराजकता की स्थिति दूर हुई, प्रेसों की स्थापना हुई, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, लोगों में ये शिक्षा के प्रचार प्रसारण के कारण नवीन चेतना का उदय हुआ, आधुनिक विचारधाराओं को हृदयंगम करने के लिए, हृदय में उतारने के लिए लोग जो है तैयार हुए। इसमें जो ये संस्थापक हैं, जो आपकी जो संस्थाएं हैं, इनके लिए मैंने आपको एक चार्ट जिसमें आगे दे रखा है, जिसको आपने यहाँ पढ़ लेना है।
ठीक है, ये चार्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन 1867 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा चलाया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना भी 1867 ईस्वी में। वैसे इनके संस्थापक जो प्रार्थना समाज के थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। लेकिन जो प्रसिद्धि मिली प्रार्थना समाज को वो महादेव गोविंद रानाडे के कारण मिली, इसलिए हम इन दोनों के नाम को यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। आर्य समाज की संस्थापना 1867 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा होती है, इसीलिए हम इनका नाम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई। तो ये की पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं भारतेंदु पूर्व से। ठीक है, भारतेंदु पूर्व में सवाल कैसे बनेगा? आपसे लिखा जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, स्थापना वर्ष बताइए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, इसके रचयिता कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। जैसे मैं कह रही हूँ कि अभी बोर्ड में ये प्रश्न आया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, स्वामी दयानंद जी ने किसकी संस्था, कौन सी संस्था की स्थापना की थी? इस तरीके से ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर इसको एक बार पढ़ लेना है, किसके बारे में? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, इनके बारे में दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। जो हमारे शिव प्रसाद हैं ये अरबी फारसी युक्त हिंदी के पक्ष में थे, और जो हमारे पास जो ये हैं लक्ष्मण सिंह है ना, राजा लक्ष्मण सिंह, ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्ष में है। तो ये उसको बढ़ाएंगे, ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी को बढ़ाएंगे, ये आपके उर्दूनिष्ठ हिंदी को बढ़ाएंगे। लेकिन आपके इन दो पक्षों के बीच में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण बदलावों को लेकर के आएंगे, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। कहा कि राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में ही लिखा है कि इन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ सर्वसाधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया। तद्भव और देशज शब्द तो इनकी भाषा में थे ही, इसके अतिरिक्त कहावतों मुहावदारों के प्रयोग से इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। इनके नेतृत्व में हिंदी साहित्य को नए क्षितिज प्राप्त हुए। भारतेंदु जी वास्तुतः आधुनिकता के जनक थे। ललित साहित्य की अनेक विधाओं के अतिरिक्त उपयोगी साहित्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषयों की ओर इनकी दृष्टि गई। यह उन्हीं की प्रेरणा थी कि खड़ी बोली हिंदी के बाल्यावस्था में ही इतिहास, भूगोल, विज्ञान, धर्म, पुराण, उपन्यास, नाटक, निबंध, पुरातत्व आदि न जाने कितने विषयों में लेखन की और हिंदी के लेखक प्रवृत्त हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कितने ही लेखकों को भाषायिक और साहित्यिक दृष्टि से लेखन में पारंगत किया। तो इन्हीं महान भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जीवन बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इनका नाम इतना बड़ा है कि इनको भारतेंदु इनका नाम नहीं था। जब ये जन्म लिए तो इनका नाम भारतेंदु नहीं था, इनका नाम हरिश्चंद्र था। लेकिन भारतेंदु इन्होंने नाम कमाया है। एक आपको जन्म के साथ नाम मिलता है, एक नाम आप कमाते हैं। तो अपने छोटे से जीवन काल में, जब हम इनका समय 1850 से लेकर 1885 ईस्वी पढ़ते हैं, इनके इस छोटे से समय काल में इन्होंने जो अद्भुत काम किया, जिसके कारण इनको भारत का इंदु, भारत इंदु यानी भारत का चंद्रमा की उपाधि इनको मिली है। इनके कामों को हम भारतेंदु युग के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी खड़ी बोली गद्य का सही विकास, सही मायनों में विकास भारतेंदु युग में ही होता है। तो हम सभी प्यारे साथी जो हैं, अभी तक की रचनाओं में जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं, 4 नामों के बाद 2 नाम और याद कर लीजिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का। साथ ही जो प्रमुख आपको मैंने आज संस्थाएं, इनके संस्थापक और इनके स्थापना वर्ष बताए, इसको भी याद रखना है। तो मिलते हैं सभी प्यारे साथियों से कल 4 बजे। कोशिश करिए क्लास लाइव लीजिए, क्योंकि लाइव में आपको जितना मजा आएगा उतना रिकॉर्डेड में नहीं आएगा। जिसको नहीं समझ में आया है, कल दोबारा से दोहराऊंगी तो परेशान नहीं होना है, कहीं भागना थोड़े ही है हमें। तो जिसको नहीं समझ में आया है बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कल एक छोटी सी कहानी के साथ फिर से इन चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे और मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।